डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी राज्य क्रांति, पहले हमने पढ़ा कि महिलाओं की भूमिका क्या थी। फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी। उन्होंने पुरुषों के समान अपने अधिकारों की मांग की और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मान लिया गया। जहाँ पहले शिक्षा का अधिकार केवल कुलीन वर्ग या तृतीय स्टेट की जो अमीर जो बालिकाएं होती थी या परिवार से होती थी लड़कियां, उन्हें ही केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया और सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई कानून के द्वारा। जो जैकोबिन सरकार थी उसने नए कानून बनाए और उस कानून के तहत स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, बालिका शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सरकारी स्कूल खोले गए। जहाँ पहले महिलाएं प्रशिक्षण का कार्य नहीं कर सकती थी, रोजगार नहीं कर सकती थी, वहाँ पर परिवर्तन करके या नया कानून बनाकर महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। छोटे मोटे व्यवसाय भी महिलाएं करने लग गई। तो ये बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जैकोबिन सरकार के बनने के बाद में। जहाँ लुई सोलवे का अंत हुआ, जैकोबिन सरकार बनी और उसने लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य भी किए और कई नीतियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से जैकोबिन सरकार का विरोध भी हो रहा था। अब इसी के बीच में अगला जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी राज्य क्रांति में, वो है दासों का उन्मूलन। किस तरह से जो सदियों से चली आ रही एक दास प्रथा थी उसका जैकोबिन सरकार ने निदान किया और फिर उसके बाद की परिस्थितियाँ। दास का मतलब ये तो था कि पहले जो भी उपनिवेश होते थे वहाँ पर लोगों को दास के रूप में यानी मजदूर के रूप में काम में लिया जाता था। ये ऐसे दास थे जिन्हें जेलों में डाल दिया जाता था और जब आवश्यकता होती थी तो उन्हें काम में लगा दिया जाता था। तो उस समय जो कैरिबियाई देश थे, कैरिबियन कई ऐसे देश थे या उपनिवेश थे जहाँ पर ये दास प्रथा ज़्यादा चल रही थी। वहाँ पर चाय, चीनी, कॉफ़ी, तंबाकू आदि के कई ऐसे बागान थे जहाँ पर इसकी बहुत मात्रा में खेती की जाती थी और ये सबसे ज़्यादा आपूर्ति करते थे। लेकिन मजदूरों की कमी रहती थी, इसीलिए उस समय अन्य देशों से या अन्य महाद्वीपों से ये दास को खरीद कर ले आते थे, दास खरीद लेते थे और दासों के द्वारा खेती करवाते थे। जैसा कि जो कैरिबियन देश है वहाँ पर कई ऐसे उपनिवेश थे कैरिबियाई जहाँ पर तंबाकू, आपकी चीनी, कॉफ़ी इनकी बहुत तादाद में खेती की जाती थी और उस खेती में अगर मजदूर कम पड़ते थे तो अन्य देशों से दास खरीदे जाते थे। जो सौदागर होते थे वो दासों को बेचते थे और वो खेतों में कार्य करवाते थे। तो उस समय जो कैरिबियाई कई उपनिवेश थे जिनमें मार्टिनेक के बाद में गोडेलोप, मार्टिनेक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो, ये ऐसे उपनिवेश थे कैरिबियाई जो उस समय तंबाकू, चीनी, कॉफ़ी, चाय इनका बहुत ज़्यादा आपूर्ति करते थे ये। लेकिन यहाँ पर दासों की कमी रहती थी और उस समय इस कमी को पूरा करने के लिए दासों का व्यापार किया जाता था। देखिए दासों का उन्मूलन कैसे हुआ कि जैकोबिन सरकार में अगर क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन किए तो उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये भी आता है कि दास प्रथा में उन्मूलन, यानी कि उस समय बागानों में जो बागान थे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू के, वहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता होती थी और इन श्रमिकों की आवश्यकता किससे पूरी करते थे? दासों के द्वारा। दास व्यापार होता था, जो कि दास व्यापार कहाँ होता था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये ऐसे केंद्र थे जहाँ से दास व्यापार किया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दास लिए जाते थे या खरीदे जाते थे वो था अफ्रीका से। अफ्रीका से सबसे ज़्यादा दास खरीदे जाते थे या उनका दासों का व्यापार होता था।
अफ्रीका, अफ्रीका में जो बोर्दे व नानते, बोर्दे व नानते, ये दो बंदरगाह हैं, बोर्दे व नानते। ये दो बंदरगाह से जो दासों के जो सौदागर होते थे वो सरदारों से दासों का व्यापार करते थे और इन बागानों में इनसे कार्य करवाते थे। यानी कि यहाँ से दासों को खरीदकर बागान के जो मालिक होते थे, जो चाय कॉफ़ी के बागान जिनके पास थे, उनको इन दासों को बेच दिया जाता था और ये दास वहाँ पर उन बागानों में कार्य करते थे। परंतु आगे चलकर कहीं ना कहीं इसकी भी निंदा होने लग गई, दास प्रथा का विरोध होने लग गया। 17वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं दास प्रथा प्रारंभ हुई, 17वीं शताब्दी में दास प्रथा प्रारंभ हुई, लेकिन 18वीं सदी के नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं दास प्रथा का विरोध होने लग गया। और जब विरोध हुआ तो नेशनल असेंबली में इस बात की मांग की गई कि नेशनल असेंबली दास प्रथा का क्या कर दे, अंत कर दे। लेकिन उस नेशनल असेंबली के कई ऐसे व्यापारी थे, सदस्य, जो ये नहीं चाहते थे कि इस दास प्रथा का उन्मूलन हो। क्यों? क्योंकि बागानों में कार्य करने के लिए वह पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर थे, दासों के ऊपर निर्भर थे। दोबारा से समझ लीजिए, जो नेशनल असेंबली थी उसमें ये मांग की गई कि दास उन्मूलन किया जाए, ये दासों का जो व्यापार हो रहा है, इनको बागानों में लगाया जाता है, इनका शोषण किया जाता है, तो इस प्रथा का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। लेकिन नेशनल असेंबली में कुछ ऐसे व्यापारी लोग भी शामिल थे जो इस चीज़ को नामंजूर कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा जो कार्य था वो किसके ऊपर निर्भर था, दासों के ऊपर निर्भर था। इसीलिए दास प्रथा के उन्मूलन का जो कानून था उसको वो पारित नहीं होने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा व्यापार किसके ऊपर निर्भर था, दासों के ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ उसका, अधिक मात्रा में इसका विरोध होने लग गया। तो 1794 ईस्वी में जो कन्वेंशन, पहले नेशनल असेंबली थी, अब वो हो गई कन्वेंशन। नेशनल असेंबली बदल के क्या हो गई थी, कन्वेंशन। इसमें 1794 में एक कानून पारित कर दिया गया, किसके खिलाफ, दास मुक्ति के खिलाफ कानून पारित कर दिया। लेकिन कानून तो पारित कर दिया, लेकिन इसे सही ढंग से लागू नहीं कर पाए और कम अवधि के लिए ही ये कानून लागू रहा। ज़्यादा समय दास प्रथा जो थी वो उसका उन्मूलन नहीं हो सका ज़्यादा समय के लिए। केवल कन्वेंशन ने 1794 में ये कह तो दिया कि अब दास प्रथा या इनका व्यापार नहीं किया जाएगा, लेकिन कम समय के लिए ये कानून लागू हो पाया। आगे चलकर जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना तो इसने फिर से दास प्रथा प्रारंभ कर दी। जहां 1794 में दास प्रथा को कानून लेकर आ गए, पारित कर दिया, लेकिन बाद में ज़्यादा समय ये रह नहीं पाई और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से दास प्रथा आगे भी चलती रही। उस समय सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि जो दास थे वो अफ्रीका जो महाद्वीप था वहाँ से सबसे ज़्यादा दासों का व्यापार किया जाता था। इसमें जो बागान मालिक थे वो अपनी आर्थिक स्थिति को साधने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अफ्रीकी निग्रो, अफ्रीका में एक जाति है निग्रो। निग्रो शब्द एक अपमानजनक शब्द है। निग्रो एक अपमानजनक शब्द है जो एक जाति विशेष के लिए किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों को दास बनाया जाता था। तो अफ्रीका में जो निग्रो जाति थी उनको गुलाम बनाते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में स्वतंत्रता मिली, लेकिन पहले इनको दास बनाया जाता था। निग्रो के बारे में आपको बता दूं, निग्रो है क्या चीज़। आपको पता है कि अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा रेगिस्तान।
तो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ध्यान से सुन लें, निग्रो का मतलब क्या है? निग्रो, नीग्रो, ये एक प्रकार की जाति है, लोग हैं ये। और ये लोग कहाँ रहते थे? अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, निग्रो। ये एक अपमानजनक शब्द था। दास प्रथा के उन्मूलन के पश्चात अगला जो टॉपिक आता है वो है, हालांकि ये कुछ संक्षिप्त रूप में दिया गया है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कि आपको पता है कि पहले राजतंत्र चल रहा था, लेकिन जैकोबिन सरकार आई और उसने गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया और लोगों के लिए नए नए कानून बनाए। उन कानूनों में एक कानून ऐसा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 ईस्वी में जो राजतंत्र की सरकार चली गई, लोकतंत्रात्मक सरकार आई, जैकोबिन सरकार, उसने एक कानून बनाया, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप का मतलब ये होता था कि पहले जब राजतंत्र में कोई भी चीज प्रकाशित करनी होती थी तो उसमें जो राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे उनकी अनुमति होना जरूरी थी। यानी कि कोई भी पुस्तक हम निकाल रहे हैं, कोई भी अखबार हम निकाल रहे हैं, कोई भी नाटक हम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे उनकी अनुमति जरूरी थी। उनकी अनुमति के बाद ही वो किताब या नाटक या कोई भी गतिविधि, वो अखबार, वो समाज में जा सकती थी, लोगों के बीच में जा सकती थी। लेकिन जैकोबिन सरकार ने 1789 ईस्वी में एक कानून बनाया, सेंसरशिप की समाप्ति, और उसमें ये अधिकार दे दिया गया, प्रिंट मीडिया का अधिकार दे दिया गया, लोगों को अभिव्यक्ति का जो अधिकार था वो दे दिया गया, अपनी बात कहने का अधिकार दे दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले कोई भी चीज़ प्रकाशित होती थी उससे पहले राजा के सेंसर अधिकारी उसे देखते थे और उनकी मर्जी होती थी तो वो पास करते थे या फिर उसे वहीं रोक देते थे। लेकिन जैकोबिन सरकार ने सेंसरशिप का जो कानून था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। जैसे कोई भी पहले किताब है, अखबार है, नाटक है, उसको राजा के सेंसर अधिकारी पारित करते थे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। और अधिकारों का जो घोषणा पत्र हमने पढ़ा था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, अभिव्यक्ति का अधिकार था, इन अधिकारों का पालन करते हुए अब ये अधिकार दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई भी पुस्तिका छाप सकता है, अखबार निकाल सकता है, नाटक कर सकता है। तो इन चीज़ों को उन्होंने आज़ादी दे दी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से लेखक सामने आए, अपनी किताबों से, अपने अखबारों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया या उनको जागरूक करने का कार्य किया। एक बाढ़ सी आ गई, जो किताबें या जो लोगों के विचार, अखबार शहरों तक सीमित थे, वो अब उनके विचार गांवों तक भी जाने लग गए। अब प्रेस की स्वतंत्रता दे दी कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी छाप सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता, देखो प्रिंटिंग प्रेस होती है, इसका मतलब होता है कि किसी भी घटना पर, यानी कोई भी घटना है उसके ऊपर परस्पर विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते हैं। प्रिंट कोई अधिकार है, अखबार कोई अधिकार है कि कोई भी घटना है तो उसके ऊपर आप उसके विरोध में भी छाप सकते हैं। ये है प्रेस की स्वतंत्रता। और उस समय लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया। अब जो सामूहिक जुलूस होते थे, जलसे होते थे, नाटक होते थे, कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें बहुत से ज़्यादा लोग भाग लेने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बदलाव था जो हमने देखा। अब आता है हमारे इस फ्रांसीसी क्रांति का जो लेसन है, पाठ है, उसका अंतिम टॉपिक, इस लेसन का अध्याय, जो सारांश कि इस जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका सारांश, इससे क्या हासिल हुआ, क्या मिला और क्या नुकसान हुआ। बहुत सी चीज़ें हमने देखी कि इस क्रांति के बाद में कौन कौन से अधिकार हमें मिले,
दासता से हमें मुक्ति मिली, संप्रभुता का अधिकार हमें मिल गया, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिल गया। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके सारांश को। सारांश, जैसा कि मैंने बता दिया था कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और अब वो यूरोप के अन्य देशों की विजय यात्रा के ऊपर निकल गया, अन्य देशों को जीतने के लिए चला गया। जो पुराने राजतंत्र थे उनको खत्म करके नए नए राज्य वो बनाने लग गया, नए साम्राज्य बनाने लग गया। ये कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत था, यानी कि यूरोप में जो भी नया आधुनिक परिवर्तन हुआ या जो प्रयोग हुआ उसका अग्रदूत किसको बताया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि यूरोप के जो आधुनिकीकरण है उसका अग्रदूत। नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना तो बहुत से अधिकार लोगों को मिले हुए थे, लेकिन उसने अपनी तरफ से भी कुछ अधिकार या नियम बनाए, जिसमें पहला नियम ये बनाया कि निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। जो व्यक्ति की निजी संपत्ति थी उसकी सुरक्षा के नेपोलियन ने क्या बनाए? कानून बनाए। दूसरा है दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई, यानी कि दशमलव प्रणाली पर आधारित जो नाप तोल की एक समान प्रणाली है वो चलाई। उसके ऐसे कई कार्य करने से लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ये कहीं ना कहीं हमारा मुक्तिदाता है, ये हमें इस प्रकार की जो लोगों का शोषण हो रहा है इनसे हमें मुक्त करेगा और हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य में नेपोलियन ने कुछ अच्छे कार्य भी किए, कुछ अच्छे कानून भी बनाए, लेकिन दास प्रथा को भी बढ़ावा दिया। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई? हार हो गई। जहां यूरोप की जनता या फ्रांस की जनता उससे उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये हमें स्वतंत्रता दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति से क्या क्या नई चीजें हमारे सामने आई। स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को मिल गया, नागरिक घोषणा पत्र, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई, जो भी लोगों के कल्याण के जनवादी अधिकार थे वो हमने देख लिए। उसके बाद में फ्रांस की क्रांति ने हमें दिखाया कि दासता से किस प्रकार से मुक्ति मिलती है। दासता से मुक्ति मिल गई। जो सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था थी, सामंतकारी व्यवस्था, उसका भी अंत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी उसका ये सारांश है कि नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, उसने राज किया, लोगों के लिए कई नियम बनाए, जैसे निजी संपत्ति से संबंधित हो, दशमलव प्रणाली से लेकर नाप तोल की प्रणाली लागू करना। फिर उसके बाद में फ्रांस की क्रांति से कुछ चीज़ें हमें मिली है जो आज भी हमारे जीवन में काम आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, जनवादी अधिकार है, दासता से मुक्ति मिल गई। तो ये सभी इसका सार है।